Welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan, and today we will start NCRT Class 7 Civics Chapter 1st Inequality Part 2. In this lecture video, we will discuss about other kinds of equality. लास्ट लेक्चर वीडियो में मैंने आपको कांता और सुजाता दो डोमेस्टिक वर्कर्स थी, इनकी कहानी सुनाई थी, जिसे मैंने बताया था कि एक सुबह कांता और सुजाता पोलिंग बूथ पर इलेक्शन के लिए वोट देने गई थी और वहां पर लाइन में लगी हुई थी। उसी लाइन में उनके पीछे उनके एम्प्लॉयर यानी मालिक जैन साहब भी लगे हुए थे। यह देखकर कांता बहुत ही खुश हो रही थी कि एक तो ऐसा दिन है जब सभी बराबर हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम हुई, कांता वोट देने के बाद पहले अपने जैन सर के घर गई। वहां पर उसने अपना काम निपटाया। फिर वो शाम को अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले गई, जहां वह एक लंबी लाइन में खड़ी थी। इस टाइम तक उसकी जो इक्वालिटी वाली फीलिंग थी वह शायद कहीं गायब हो रही थी। वह खड़े खड़े ये सोच रही थी कि क्या वास्तव में आज सभी को समानता प्राप्त है? क्या सभी इक्वल हैं? वह सोच रही थी कि अगर मेरी जगह जैन साहब होते तो क्या वे भी अपने बच्चों को डॉक्टर को दिखाने के लिए इतनी लंबी लाइन में खड़े होते? आइए हम कुछ अन्य तरह की इनइक्वलिटीज को देखते हैं। कांता is one of many people who live in democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। People in India experience inequality in different ways. निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। अर्थात भारत में अमीरी और गरीबी को लेकर असमानता तो व्याप्ति है, लेकिन कुछ और तरह की असमानताएं भी हैं। Let's see what this means by reading the two stories given below. Each of these is based on real incidents in people's lives and reflects the different kinds of inequalities that exist in India. इसका आशय हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही कहानियां वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली असमानताओं पर प्रकाश डालती हैं। One of the more common form of inequality in India is the caste system. भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था, caste system. If you live in rural India, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। You live in urban India. Some of you might think that people no longer believe in caste, but just look at these matrimonial shown from a leading English newspaper and you will see how important the issues of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians. और
अगर आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं, अर्बन एरियाज में रहते होंगे, तो शायद आप ये सोचते हैं कि शहरों में चूंकि हाईली एजुकेटेड लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम है, जातिवाद का भेदभाव है, वो कम है। लेकिन जरा रुकिए, आप जब भी न्यूज़पेपर खोलते हैं तो उसमें एक पेज होता है मैट्रिमोनियल का, वैवाहिक बंधन का। तो उसमें जो आप देखेंगे तो उसमें डिफरेंट कास्ट दी होती है और उसमें लिखा होता है कि सुशील सुंदर बहू या फिर जो है वर चाहिए, और उसमें प्रॉपरली कास्ट दी हुई होती है, जिसको हम देखकर अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी कहीं ना कहीं, ना केवल गांव में बल्कि हमारे शहरों में भी जो कास्ट सिस्टम है उसकी जड़ें काफ़ी मजबूत हैं। नाउ लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़ें। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन क्लास 6 बुक। आपने दलितों के बारे में क्लास 6 की बुक में ऑलरेडी पढ़ा है। दलित इज अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली जाति के लोग खुद को संबोधित करने के लिए प्रयोग करते हैं। दलित मीन्स ब्रोकन, एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर अपॉइंटिंग to how they are and continue to be seriously discriminated against। दलित शब्द का अर्थ होता है दबाया गया या कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ भेदभाव होता रहा है, उन्हें दबाया जाता रहा है, उनका शोषण होता रहा है, और आज भी यह हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 to 2013 is a famous Dalit writer। ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनका जन्म 1950 में हुआ था और मृत्यु 2013 में, एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन, he writes, I had to sit away from the others in class and that too on the floor। अपनी आत्मकथा जूठन में वो लिखते हैं कि उन्हें स्कूल में अपनी कक्षा में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, और वह भी जमीन पर। The mat ran out before reaching the spot I sat on। जो कक्षा में विद्यार्थियों के लिए मैट बिछाई गई होती थी, वो उन तक आते आते खत्म हो जाती थी। Sometimes I would have to sit way behind everybody, right near the door। Sometimes they would beat me without any reason। वो बताते हैं कि कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहां से बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए अक्षर भी धुंधले दिखाई देते थे, और कई बार तो बिना कारण के ही उनकी पिटाई कर दी जाती थी। When he was in class 4th, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and playground। जब वो कक्षा 4 में थे तो वहाँ के हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक ने उनसे स्कूल और प्लेग्राउंड, खेल के मैदान को साफ करने के लिए कहा। He writes, the playground was well longer than my small physique could handle, and in cleaning it, my back became itchy। My face was covered with dust। Dust had gone inside my mouth। वो लिखते हैं कि जो प्लेग्राउंड था
वो उनकी फिजिक के अनुसार काफी बड़ा था। वो बताते हैं कि साफ करते करते मेरी कमर में दर्द हो गया। उनके चेहरे और सर धूल से ढक गए थे। धूल उनके मुंह में बुरी तरह से घुस चुका था। The other children in my class were studying and I was sweeping. Headmaster was sitting in his room and watching me. I was not even allowed to get a drink of water. I swept the whole day from the doors and windows of the schoolrooms. The eyes of the teachers and the boys saw these spectacles. वो बताते हैं कि मेरी कक्षा के बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे लेकिन निगाह मुझ पर गड़ाए रखा था। मुझे पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की और दरवाज़ों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थीं। Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days. And this only came to an end when his father, who happened to be passing away. ओम प्रकाश से अगले 2 दिन तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई गई और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उनके पिता ने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा और इसका विरोध किया। He confronted the teacher and then walking away from the school holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now. But remember this much, master, he will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him." उनके पिताजी ने साहसपूर्वक शिक्षकों का सामना किया। ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर ले जाते हुए ऊंचे स्वर में सभी को सुनाते हुए कहा, "मास्टर हो इसीलिए छोड़ रहा हूं, पर इतना याद रखना कि ये यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यही नहीं, इसके बाद और भी आएंगे." Now, second story is based on an incident that took place in one of India's largest city and is common practice in most parts of the country. दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। It is a story about Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in the city. यह कहानी मिस्टर और मिसेस अंसारी की है जो कि शहर में एक किराए का मकान ढूंढ रहे हैं। They had the money and so paying the rent was no problem. वे काफ़ी पैसे वाले हैं इसलिए किराए की कोई समस्या ही नहीं थी। They went to a property dealer for help to find a place. उन्होंने मकान ढूंढने में मदद के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। The dealer informed them that he knew about quite a few apartments that were available for rent. डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर उन्हें मिल सकते हैं। They visited the first apartment and the Ansari liked it very much and decided to take it. वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को यह मकान बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने मकान लेने का
निर्णय कर लिया। However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. पर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वह बहाने बनाने लगी कि वह किसी मांसाहारी व्यक्ति को मकान नहीं दे सकती क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति नहीं रहता। Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. प्रॉपर्टी डीलर और मिस्टर मिसेस अंसारी दोनों ही यह सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि पड़ोस के मकान से मछली पकाने की गंध आ रही थी। The same excuse was repeated in the second and third apartments. जब दूसरा और तीसरा मकान देखने गए तो उनके साथ सेम यही घटना घटी और सेम यही बहाने बनाए गए। Finally, the property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. Mrs. Kumar. अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने निराश होकर उन्हें अपना नाम बदलकर मिस्टर मिसेस कुमार रखने का सुझाव दिया। The Ansaris were reluctant to do this and decided to look some more in the inch. It took a whole month of looking at apartment before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. पर अंसारी दंपति अपना नाम बदलने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने के लिए तैयार थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जहाँ एक फर्स्ट स्टोरी में एक छोटे बच्चे ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके जाति को लेकर उसके साथ भेदभाव किया गया, उसे स्कूल में नहीं पढ़ने दिया गया। वहीं दूसरी कहानी में देख सकते हैं कि मिस्टर और मिसेस अंसारी के साथ उनके धर्म के कारण, रिलीजन के कारण भेदभाव किया गया। भारत में आज भी ये घटनाएं समान हैं। इसके बावजूद क्या आप कह सकते हैं कि सभी लोगों को आज की डेट में इक्वलिटी प्राप्त है? सोचिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे इस सत्र को हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।